हेलो एवरीवन। सो आज हम आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ। और आज हम जैसा कि आप देख रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक बैलेंस ऑफ पेमेंट एक बड़ा ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और इकोनॉमिक टर्म से अगर हम देखे जाएं तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। वैसे अगर सिलेबस वाइज देखा जाए तो काफ़ी इजी टॉपिक है और इजीली समझा जा सकता है इसको। और बैलेंस ऑफ पेमेंट में बेसिकली हम समझेंगे कि अगर एक कंट्री में किस तरीके से एक हिसाब रखा जाता है कि कोई चीज़ कंट्री के अंदर आ रही है, कोई चीज़ कंट्री से जा रही है, और ये आना जाना जो हम जिस सेंस में बात कर रहे हैं वो बेसिकली मनी के ऊपर बात है। कि मान लो अगर आप कंट्री से कंट्री के अंदर कोई भी चीज़ आ रही है तो आने का मतलब है कि मनी किस वे में आ रही है। यानी कि अगर कंट्री के अंदर किसी भी तरीके से अगर मनी आ रहा है, ठीक है, तो वो मनी सप्लाई आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है, मनी का इनफ्लो हो रहा है, तो वो किस साइड जाएगा। और अगर कोई ऐसी ट्रांजेक्शन्स हैं जिसकी वजह से कंट्री से बाहर मनी का आउटफ्लो हो रहा है, तो वो किस साइड जाएगा। तो एक बेसिकली एक रिकॉर्ड है, उसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे और इसको समझेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है और क्या क्या इसके कंपोनेंट हैं जिसके ऊपर एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इस पे वर्क करता है। ठीक है, तो हम चैप्टर को शुरुआत करते हैं। इसके अंदर जो बेसिकली आप देखेंगे कि मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो केस है अ, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट कहता है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। क्या है कि अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, यानी कि एक ऐसा स्टेटमेंट जो हमें प्रोवाइड करता है कि एक जितनी भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हो रही हैं एक कंट्री की रेजिडेंट के साथ, ठीक है। एक कंट्री की कोई भी कंट्री है, अब कंट्री में हम इंडिविजुअल भी बात कर सकते हैं। इंडिविजुअल का मतलब हम इंडिविजुअल रेजिडेंट की बात सकते हैं, इंडिविजुअल पर्सन की बात कर सकते हैं, इंडिविजुअल फर्म की बात कर सकते हैं। और दूसरा, जिसके साथ ये ट्रांजेक्शन हो रही होगी वो कंट्री से बाहर कोई होगा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, अगर हम इंडिया के सेंस में बात करें तो इंडिया की जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो इंडिया के बाहर भी किसी भी कंट्री के साथ या किसी भी पर्सन के साथ अगर हो रही है, तो उसका जो स्टेटमेंट है, उसका जो रिकॉर्ड है, जब उसका एक रखा जाता है तो उसी को हम क्या कह रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट कह रहे हैं। अब ये रिकॉर्ड किस सेंस में रखा जा रहा है, जैसे कि मैं कोई चीज़ अगर मैं इंडिया का एक पर्सन हूँ और मैं इंडिया के बाहर से किसी से पर्सन से कुछ चीज़ खरीद रहा हूँ, तो उसको खरीदने के लिए मैं इसको किस साइड डालूँगा, क्रेडिट साइड डालूँगा या डेबिट साइड डालूँगा। इसको इस तरीके से समझ लो कि आप लोगों के पास अकाउंट होगा, अकाउंट आप लोगों ने बैंक में ओपन कर रखा होगा, और अकाउंट ओपन करने के लिए आपने क्या कर रखा होगा कि अगर आप उसको पासबुक मिली होगी आपको, अकाउंट बैंक जो होता है वो एक अकाउंट का पासबुक देता है जिसके अंदर एंट्रीज होती हैं कि आपने कितना पैसा जमा कराया, कितना पैसा आपने उसमें से निकाला। तो ये एक स्टेटमेंट होती है जिसमें एक क्रेडिट साइड होता है, एक डेबिट साइड होता है, कि ठीक है कि आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है, तो जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है दैट इज ऑन क्रेडिट साइड ना, और जो आप अपने अकाउंट से पैसे निकाल रहे हैं वो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा। तो ठीक इसी तरीके से जब ट्रांजैक्शन कंट्री की किसी दूसरे कंट्री के साथ या किसी दूसरे पर्सन के साथ कंट्री से बाहर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, अगर होता है तो उसको इसी तरीके से हम क्रेडिट और डेबिट साइड में जाता है। जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ खरीद रहा हूँ तो खरीदने के लिए मैंने उसको पे किया होगा, ठीक है। लाइक अगर मैंने अमेरिका से कोई चीज़ मंगाया है तो अमेरिका से मंगाने के लिए मैंने उसको पे किया है। जैसे आजकल क्या बोला जाता है, जैसे अगर हमारी कंट्री में बोला जाता है कि मेड इन इंडिया, देश की चीज़ों को बढ़ावा दो, देश की चीज़ों को खरीदो, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि अगर मान लो जैसे आईफोन का ही एग्जांपल लेते हैं, लोग आईफोन ज़्यादातर सस्ते के चक्कर में बाहर से अपने दोस्तों से मंगाते हैं, बाहर की कंट्री से, कोई ऑस्ट्रेलिया से मंगाता है, कोई अमेरिका से मंगाता है, तो वहाँ पैसा देता है कि ताकि सस्ते में मिल जाए। पर सस्ते में मिलने का मतलब क्या है कि आप अपने पैसे को अगर वहाँ से किसी को मोबाइल मंगा रहे हो तो आप अपना पैसा वहाँ पे दे रहे हो, मतलब आप अपना पैसा उसको दे रहे हो, उस कंट्री को दे रहे हो। तो इसका मतलब आप हमारी कंट्री का मनी बाहर जा रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहा है, तो वो क्या हो गया, डेबिट साइड चला गया। इसी तरीके से बाहर का कोई पर्सन हमारी कंट्री से कोई चीज़ खरीदता है तो वो क्या करेगा कि अब अगर हमसे खरीदेगा तो हमारे पास पैसा आएगा। मेरे से कोई बाहर का कंट्री, ऑस्ट्रेलिया का पर्सन, अमेरिका का पर्सन मेरे से कोई चीज़ खरीदता है तो उसके लिए मेरे को क्या देगा, पैसे देगा। तो वो पैसे मेरे पास आएंगे, तो इसका मतलब कंट्री के अंदर इनफ्लो हो रहा है, कंट्री के अंदर पैसा आ रहा है। सो बेसिकली उसमें क्या हुआ, उसने कंट्री के अंदर पैसा आया तो वो क्रेडिट कार्ड साइड चला जाएगा। और इसी स्टेटमेंट को हम जब एक रिकॉर्ड रखते हैं, उसी रिकॉर्ड को हम क्या कह रहे हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली यही है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में अगर आप देखेंगे तो ये ट्रांजैक्शन जो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बात हो रही है, वो बैलेंस ऑफ पेमेंट बेसिकली एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ हो रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अलग इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया के बाहर जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ जो ट्रांजेक्शन हो रही होंगी उनको हम यहाँ पे रिकॉर्ड में रखेंगे। कंट्री के अंदर के रिकॉर्ड्स को हम यहाँ पे दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। स्टेटमेंट क्लियरली बोल रहा है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन रेजिडेंट्स ऑफ कंट्री
एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम, और एक पीरियड टाइम पीरियड के अंदर इसको रिकॉर्ड में रखा जाता है। नाउ अब बात आती है कि रेजिडेंट की जो हम बात कर रहे हैं, किसी भी कंट्री के रेजिडेंट की अगर हम बात करें तो वो कौन है, अगर उस रेजिडेंट के अंदर हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है, वो वाली बात यहाँ पे आ रही है। तो रेजिडेंट के अंदर सबसे पहली चीज आती है, वो कंट्री इंक्लूड्स इंडिविजुअल फर्म्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। तो कंट्री का, कंट्री हो गई, कंट्री के अंदर इंडिविजुअल फर्म्स हो सकती हैं, इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, और कंट्री के अंदर कंट्री को गवर्नमेंट चला रही है तो गवर्नमेंट की एजेंसीज भी हो सकती हैं। तो वो एजेंसीज जो यहाँ पे काम करेंगी, वो एजेंसीज भी एक तरीके से रेजिडेंट की तरह काम इंक्लूड किया जा सकता है। अब इसमें किसको इंक्लूड नहीं कर सकते, जो इस कंट्री का नहीं है बेसिकली, ठीक है। तो कौन कौन नहीं है इस कंट्री का, जैसे डिप्लोमेट्स ऑफ स्टाफ्स, ठीक है, डिप्लोमेट स्टाफ्स को हम इंक्लूड नहीं करते। अब डिप्लोमेट स्टाफ किसके, जैसे फॉरेन कंट्रीज के डिप्लोमेट यहाँ पे आते हैं, ठीक है, कोई रशिया का आ रखा है, कोई अमेरिका का आ रखा है और वो यहाँ रह रहा है, ठीक है। तो डिप्लोमेट्स जब यहाँ पे रहते हैं, किसी किसी हर कंट्री के रहते हैं, ऑलमोस्ट हर कंट्री के यहाँ पे डिप्लोमेट्स रहते हैं, तो उनकी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड में नहीं रखते, तो रेजिडेंट काउंट नहीं होगा, बेसिकली वो एज ए रेजिडेंट काउंट नहीं होगा। फॉरेन मिलिट्री पर्सनल, यानी कोई फॉरेन मिलिट्री है, यानी कि दूसरे कंट्री की मिलिट्री हमारे देश में आ रखी है, यहाँ पे किसी वर्क से आ रखी हो, कोई प्रैक्टिस चल रही होगी, कोई ट्रेनिंग चल रही होगी, उसके पर्पज से अगर आ रखी है, तो उस सिनेरियो में भी हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे एज ए रेजिडेंट। टूरिस्ट है, कोई घूमने आ रखा है, माइग्रेटरी वर्कर्स हैं, कोई अमेरिका से काम करने यहाँ आ रखा है, या इंडिया से कोई बाहर जा रखा है, तो उसकी कंट्री में हम जो हैं एज ए रेजिडेंट काउंट नहीं होंगे। ब्रांचेज ऑफ फॉरेन कंपनीज, फॉरेन कंपनीज की जितनी भी ब्रांचेज होते हैं उनको भी हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करते हैं, राइट, तो वो इंक्लूड यहाँ पे नहीं होता है। तो ये वो लोग, तो सिंपल ही बात है कि कौन रेजिडेंट में इंक्लूड होगा और कौन रेजिडेंट में इंक्लूड नहीं होगा, वो सारी बातें यहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान, ये क्लियरली आपको माइंड में क्लियर रहना चाहिए कि कौन एज ए रेजिडेंट काउंट होगा और कौन एज ए रेजिडेंट काउंट नहीं होगा, ये चीज आपके माइंड में क्लियरली आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो ये चीज हम यहाँ पे समझ चुके हैं कि कौन रेजिडेंट है और कौन नॉन रेजिडेंट है, जिसको हम रेजिडेंट की तरह इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी जो हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो डेफिनेशन देखी है, उसमें आप देखेंगे कि हमने बोला इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, ये जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन में बेसिकली किस तरीके की ट्रांजेक्शन की बात की जा रही है, जब हम एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है तो किस तरीके की ट्रांजेक्शन की बात कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के अंदर चार तरीके की ट्रांजेक्शन की यहाँ पे बात हो रही है। पहला, विजुअल आइटम्स। विजुअल आइटम्स नाम से ही आपको क्लियर है, विजुअल आइटम का मतलब है कि जब कोई ऐसा आइटम जिसको आप टच कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, तो वो सारे आइटम्स जो होंगे उनको हम विजुअल आइटम्स के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं, जनरली जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किए जाते हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने वाली चीज़ों को हम इसके अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। जितने भी फिजिकल गुड्स हैं जिनको आप टच कर सकते हो, विच आर एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड, यानी कि ऐसी जो भी चीज़ें जिनको आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करा जा सकता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होंगी, क्या कहते हैं, क्या बेसिकली विजुअल आइटम के अंदर इंक्लूड किए जाएंगे। देन आती है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम जो है, विजुअल मतलब आप देख भी सकते हो, सिंपली बात है, ऐसे आइटम जिनको आप देख रहे हो एक्सपोर्ट करते वक्त, इंपोर्ट करते वक्त, तो वो यहाँ पे बेसिकली बात हो गई। अब इनविजिबल आइटम की बात है कि जिसको आप देख नहीं सकते, किसको नहीं देख सकते, अगर आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, ठीक है, तो वो आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। बैंकिंग सर्विस है, इंश्योरेंस सर्विस है, शिपिंग सर्विस है, तो सर्विस लाइक जितनी भी होती हैं उनको आप देख नहीं सकते, वो सर्विस प्रोवाइड की जा रही हैं, ठीक है, उनको आप जनरली देख नहीं पाओगे, तो उन सर्विसेज को हम इनविजिबल आइटम्स के अंदर बनाते हैं। तो अगर एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ किसी भी तरीके का इनविजिबल यानी सर्विस प्रोवाइड का तरह काम हो रहा है, तो वो एक इनविजिबल आइटम के अंदर आएगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर में बेसिकली अगर आप देख लो कि कोई यहाँ से बाहर कमाने गया है, ठीक है, और वहाँ से कमा के कुछ पैसे भेज रहा है या किसी तरीके का गिफ्ट भेज रहा है, तो उस सिनारियो में भी हम इसको क्या बोलेंगे कि यूनिलेटरल ट्रांसफर, यानी एक तरफ का ट्रांसफर, ठीक है, एक तरफ से ट्रांसफर किया गया, उसके बदले में कुछ पे नहीं किया गया, ठीक है। जैसे अगर आप कोई चीज़, अब यहाँ से कोई, आप अगर बाहर से कोई आइटम मंगा रहे हो तो उसके बदले में आपने पे किया है, पर यूनिलेटरल ट्रांसफर का मतलब है कि ये एक तरफ से आया है, उसके बदले में आपने कोई पे नहीं किया है, ठीक है। तो ट्रांसफर इंक्लूड गिफ्ट्स, पर्सनल रेमिटेंस, अदर वन वे ट्रांजेक्शन। देन आता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर आप बेसिकली कह सकते हो कि एक ऐसे, जब भी कैपिटल, आप ध्यान में रखो माइंड में एक ना वर्ड, ये माइंड को क्लियर रखो कि जिधर कैपिटल वर्ड यूज हो गया, तो कैपिटल वर्ड बेसिकली यूज किया जा रहा है इस तरीके की ट्रांजेक्शन जिसमें किसी तरीके की लाइबिलिटी और एसेट क्रिएट होने की बात हो रही होगी, या तो लाइबिलिटी आपकी क्रिएट होगी या रिड्यूस होगी, या फिर एसेट क्रिएट होगा,
या रिड्यूस होगा। ठीक है, लायबिलिटी एसेट से आप भली भांति परिचित होंगे कि लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिसमें जिसको आप भुगतान करने के लिए बाद में उसको भुगतान करेंगे, उसको बाद में पे करेंगे। ठीक है, एसेट मतलब आपकी एक तरीके की इन्वेस्टमेंट कह लो। ठीक है, कि बाद में वो आपको कमा के देगा पैसा। ठीक है, तो आपने पैसा लगाया, वो धीरे धीरे आपको कमा के दे रहा है, आपकी वो एसेट बढ़ रही है, एक तरीके का एसेट है। ठीक है, तो एसेट और लायबिलिटी जहाँ पे क्रिएशन और रिड्यूस का बात होगी, एसेट लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी टर्म होगा वो कैपिटल के अंदर आएगा। ठीक है, तो कैपिटल के अंदर आपका चलता रहता है। तो ये चार तरीके के आपके केस हैं जिसके अंदर आपसे बात की जाती है। एक विजुअल आइटम, दूसरा इनविजिबल आइटम, और यूनिलेटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, तो ये चार तरीके के इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन के बारे में बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड पर्टिकुलरली बात करता है विजिबल ट्रेड के लिए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली बात करेगा कि विजिबल ट्रेड क्या है। तो विजिबल ट्रेड के लिए बात करता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो बात करेगा वो विजिबल आइटम के लिए करेगा, ये ध्यान रखेंगे। किसके लिए करेगा? विजिबल आइटम। तो इसमें बेसिकली जो विजुअल आइटम्स हैं, यानी कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जा रहा है उसके बारे में यहाँ बात हो रही है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए बात की जा रही है, ध्यान रखेंगे, इसके अंदर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की बात होती है। तो ये चीज़ है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ विजिबल आइटम, ये ध्यान रखें। सो विजिबल आइटम की जब बात की जाएगी तो वो इसमें बात की जाएगी। इट इज़ ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ फिजिकल ट्रेड और ट्रेड बैलेंस। ठीक है, तो छोटा सा टॉपिक है जिसमें सिंपली विजिबल आइटम, जनरली ये फोकस कर रहा है ऑन विजिबल आइटम। जो पहला टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन की बात हो रही थी, दैट इज़ विजुअल आइटम। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आप बात कर सकते हैं। सो विजिबल आइटम की बात हो रही है। नेक्स्ट आगे हम चलेंगे। क्लियर है? ये विजिबल आइटम में फॉर्मूला बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर निकालना है तो सिंपली आप जितना भी गुड्स को एक्सपोर्ट किया गया है उसमें से इंपोर्ट को माइनस कर देंगे, तो वैल्यू आपको बैलेंस ऑफ ट्रेड मिल जाएगी। तो ये सिंपली इसी तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट को अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये ध्यान रखेंगे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ना, वो इसके दो कंपोनेंट हैं। कंपोनेंट क्या है? बेसिकली पार्ट में जाते हैं कि एक आपका होगा करंट अकाउंट और एक होगा आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एक करंट अकाउंट होगा, एक कैपिटल अकाउंट होगा। अब करंट और कैपिटल में क्या डिफरेंस है? करंट में आप यूँ समझ लीजिए कि ऐसे ट्रांजैक्शन की बात की जाएगी। करंट अकाउंट में ऐसे ट्रांजैक्शन की बात की जाएगी जिसमें किसी भी तरीके की लायबिलिटी और किसी भी तरीके की एसेट के बारे में कोई चीज़ नहीं है। मतलब एसेट और लायबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर आप ये ट्रांजैक्शन करते हैं तो उससे कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, रिड्यूस होगी, और ना कोई एसेट क्रिएट होगा और रिड्यूस होगा। यानी लायबिलिटी एसेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस तरीके के ट्रांजैक्शन से। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन से एसेट और लायबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा, वो सभी करंट अकाउंट के अंदर आ जाती हैं। एंड जिनसे ऐसी ट्रांजेक्शन जिनसे लाइबिलिटी और एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है, चाहे वेदर इट इज इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग, डिक्रीजिंग, सो दोज ट्रांजेक्शन विल बी इंक्लूडेड इन कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सबसे मेजर डिफरेंस है जो इजी वे में आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। दैट इज करंट अकाउंट, यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें एसेट लाइबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। कैपिटल अकाउंट, ऐसे ट्रांजेक्शंस जिसमें एसेट और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको मेजरली आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट, सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, तो दो कंपोनेंट यहाँ पे हैं। उसके बाद करंट अकाउंट में अगर आप देखेंगे तो क्या है? करंट अकाउंट रिफर्स टू द एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड यूनिट ट्रांसफर ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, जो हमारे पास ये चार जो आइटम थे, तो ये जो चार जो हमारे आइटम थे वो हमारे पास क्या आ गया कि एक, दो, तीन, ये जो तीन है, ये तीन आपके किसके अंदर आ गए? ये आ गए आपके करंट अकाउंट के अंदर। किसके अंदर आ गए बेटा? ये आ गए करंट अकाउंट के अंदर। ये करंट अकाउंट के अंदर चलेगा आपका, समझ गए? तो करंट अकाउंट ये चलता है। उसके बाद अगर आप ध्यान देंगे तो इसमें क्या चीज़ है, इसमें आपका मेजरली बात है कि कैपिटल अकाउंट में ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका चलेगा कैपिटल अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो इन दो तरीके से ट्रांसफर, यानी विजुअल आइटम हो, इनविजिबल आइटम हो, उस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, चीज़ों को कर सकते हैं।
ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे आ गया। और इस तरीके से आप क्या करेंगे कि करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। 4 आइटम ही हैं जो बेसिकली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो कंपोनेंट में यही चीज़ आपको दिखा देखना होगा कि जब आप एक मिनट, जब आप यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके से करंट अकाउंट क्या दिखा रहा है बेसिकली। करंट अकाउंट रिफर्स टू द एन अकाउंट विच रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि विजुअल आइटम हो गया, एंड सर्विसेज यानी कि इनविजिबल आइटम्स हो गए, यूनिलेटरल ट्रांसफर्स जो वो 3 आपके पहले केस हो गए। ठीक है, तो यही यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, तो देखो यहाँ पे बताया हुआ है कि पहला एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, यूनिलेटरल अनरिक्वायर्ड ट्रांसफर, इनकम रिसीट पेमेंट टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से किसी भी तरीके की, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर की तरह ही हो गया ये। आप अब्रॉड से यानी कि कंट्री के बाहर से कोई भी किसी भी तरीके की पेमेंट जा रही है, पेमेंट आ रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे, किसी भी तरीके की इनकम आ रही है जिसके बदले में आप कुछ कर नहीं रहे हैं, तो वो आपका इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड का केस हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट हो गए जिसके अंदर आपने ये समझे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल अकाउंट, तो ये चारों चीज़ मैंने बता दी है, बस उसको एक तरीके से हम रिवाइज कर रहे हैं। कैपिटल अकाउंट क्या कह रहा है, कैपिटल अकाउंट बीओपी रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विच कॉज चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान देंगे, क्या कह रहा है, चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटी, ये आपको ध्यान में रखने वाली बात है। ठीक है, जो मैंने आपको बताई कि चेंज इन एसेट एंड लायबिलिटीज, ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें एसेट्स और लायबिलिटी में चेंज आ जाते हैं उनको हम कहते हैं कैपिटल अकाउंट। क्लियर है बात यहाँ तक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो आप एसेट और लायबिलिटी में चेंज जिस भी ट्रांजेक्शन आएंगे वो इसके कंपोनेंट बन जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। एसेट लायबिलिटी में क्या हो सकता है, एसेट कैसे बन सकता है भाई, एसेट बन सकता है कि आप इन्वेस्टमेंट कर दें, ठीक है, बाहर कंट्री में किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट करें या डिस इन्वेस्टमेंट कर दें। ठीक है, ऐसी अगर लायबिलिटी कैसे हो सकती है, उधार लोगे, बाहर की कंट्री से आपने बोरो किया है, लोन लिया है, इस तरीके से आपकी लायबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि लोन और बोरो जो भी करोगे उसको वापस पे तो करना है ना, वही तो लायबिलिटी है। ठीक है, और अगर और या फिर आपने वापस चुकाया है तो लायबिलिटी कम होगी, यानी कि उसका जो लोन का अमाउंट कम हो जाएगा। सो बेसिकली यही है कि बोरोइंग एंड लैंडिंग, लैंडिंग टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, इन्वेस्टमेंट्स टू एंड फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ठीक है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व समझते हैं। ठीक है, जितने भी फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व है, अगर उसमें भी कोई चेंज आता है तो वो भी कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो एक तरीके से हमारे लिए एसेट का ही काम करते हैं, तो वो भी क्या होगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। समझ गए बच्चों, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट दो टर्म जो आती हैं दैट इज ऑटोनॉमस एंड अकाउंटिंग आइटम। ठीक है, तो दो तरीके के आइटम हैं, एक है ऑटोनॉमस, दूसरा है अकाउंटिंग। दोनों में डिफरेंस क्या है, ऑटोनॉमस अगर आप समझे तो इसका सीधा वर्ड आप ध्यान रखेंगे प्रॉफिट, यानी कि कोई ऐसी ट्रांजेक्शन कर रहा है जो प्रॉफिट मोटिव से कर रहा है, अपने प्रॉफिट के लिए कर रहा है, उस तरीके की ट्रांजेक्शन्स को हम ऑटोनॉमस आइटम के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या कहता है, और ऑटोनॉमस आइटम रिफर्स दोज इंटरनेशनल अकाउंटिंग, autonomous item refers those international economic transaction which takes place due to some economic motive such as profit maximization, इस पे आप ध्यान देंगे। ठीक है, तो यहाँ आप ध्यान दे सकते हैं, क्या कह रहा है, तो इस तरीके से आपको कह रहा है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान देंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, फॉर एग्जांपल इफ अ फॉरेन कंपनी इज मेकिंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, देन सच अ ट्रांजेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके की होगी तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑटोनोमस आइटम। अब इन्वेस्टमेंट तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से ही किया जाता है, अगर प्रॉफिट का मोटिव नहीं हो तो इन्वेस्टमेंट कोई क्यों करेगा, राइट। तो प्रॉफिट का मोटिव ही यही होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करना चाहता है किसी तरीके से। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, इसका आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया। दूसरा अकाउंटिंग आइटम अगर आप देखें तो ये अकोमोडेटिंग, सॉरी, सो अकोमोडेटिंग अगर आप देख रहे हैं तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर अकोमोडेटिंग आइटम कह रहा है कि रिफर्स टू ट्रांजेक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो बेसिकली ये बैलेंस ऑफ पेमेंट, देखो हम जब टर्म पढ़ते हैं ना बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब है कि वो बेसिकली ये बताना चाह रहा है कि किसी भी तरीके का अगर गैप हो गया, गैप कैसे होगा, गैप होने का मतलब ये है कि जैसे हम समझते हैं इसको जरा, कि लेट से जो बीओपी है, बीओपी में मैंने बोल दिया कि भाई करंट और कैपिटल अकाउंट का केस है,
ठीक है, करंट और कैपिटल अकाउंट का केस है। बट इसमें भी अगर ट्रांजेक्शन जाएगी तो किस साइड जाएगी, अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो किस साइड जाएगी अगर आप देखोगे, तो अगर बीओपी है तो उसमें दो चीज़ आ गई कि एक कैपिटल और एक करंट, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये दो केस हैं। अब करंट और कैपिटल के केस में भी आप देखेंगे कि इसके भी दो डिवीजन हो जाते हैं, इन दोनों के भी। यानी कि एक साइड चलेगा क्रेडिट और एक साइड चलेगा डेबिट, ये है चीज़। फिर इसमें भी चलेगा क्रेडिट और इसमें भी चलेगा डेबिट, ये यहाँ पे केस हो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे केस हो जाता है। ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि मान लो कि आपका तीन केस है, एक विजिबल आइटम है, इनविजिबल आइटम है और यूनिलेटरल ट्रांसफर है। इन तीनों केस में, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके की एसेट और लायबिलिटी की बात नहीं हो रही है, इसमें किसी भी तरीके से अगर कोई अमाउंट यानी इनकम यानी मनी, मनी का इनफ्लो आउटपुट हो रहा है, यानी ऐसी कोई ट्रांजेक्शन जिसकी वजह से कंट्री में इनफ्लो हो रहा है मनी का। ठीक है, हमारी कंट्री की इनकम हमारी कंट्री में आ रही है, तो अगर मनी का इनफ्लो होगा तो वो सारा केस करंट की क्रेडिट साइड में जाएगा, तो इसके में इनफ्लो वाला केस आ जाता है। ठीक है, इनफ्लो वाला केस आ जाता है। बट अगर किसी भी तरीके से ऐसी इन तीनों में से ट्रांजेक्शन हो रही है और किसी भी तरीके से मनी का, हमारी मनी का आउटफ्लो हो रहा है, आउटफ्लो होता है कि आप कुछ भी खरीद रहे हो तो उसको बाहर आपको पे करना पड़ेगा, तो वो चला जाएगा डेबिट साइड में, दैट इज आउटफ्लो। समझ रहे हो, ये आउटफ्लो का केस है। तो वो डेबिट साइड में चला जाएगा, किसके, करंट अकाउंट ऑफ बीओपी। ठीक है, तो बीओपी के करंट अकाउंट में चला जाएगा। बट वहीं पे अगर हम बात करें जैसे कि अब कैपिटल, अब लास्ट बचता है दैट इज कैपिटल ट्रांजेक्शन। कैपिटल ट्रांजेक्शन इस तरीके की ट्रांजेक्शन जिसमें बेसिकली इन्वेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, एसेट और लायबिलिटी की बात हो रही है। तो अगर मान लो आप किसी कंट्री, मैं किसी कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ, तो वहाँ पे कुछ खरीदूंगा। अब खरीदने के लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदूंगा, किस तरीके से खरीदूंगा, तो अगर खरीद रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पे कर रहा हूँ, मेरा जो पैसा है वो बाहर कंट्री में जा रहा है, तो इसका मतलब मेरा मनी क्या है, आउटफ्लो जा रहा है। तो आउटफ्लो जा रहा है, पर किस वजह से जा रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पज से जा रहा है, तो इसीलिए वो कैपिटल अकाउंट के किस में जाएगा बेटा, वो जाएगा डेबिट साइड में, क्योंकि आउटफ्लो ऑफ मनी हो रहा है। ठीक है, इसी तरीके से मान लो अगर मैंने बाहर की कंट्री, या आप यूं कह सकते हो कि बाहर की कंट्री हमारी कंट्री में आके अगर इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इसका मतलब हमें पैसा दे रही है, तो पैसा दे रही है, इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट करेगी तो पैसा देगी, पैसा देगी तो इसका मतलब वो क्या हो जाएगा भाई, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनकम का, मनी का इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो कंट्री में इनफ्लो हो रहा है, तो जब इस तरीके से होगा तो इनफ्लो ऑफ क्रेडिट किसके जाएगा, कैपिटल, विच इज गोज टू बीओपी। दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल अकाउंट ऑफ बीओपी। तो इस तरीके से बीओपी के दो सेक्शन बनते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और करंट कैपिटल में भी क्रेडिट और डेबिट साइड दोनों साइड होता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड on the basis of transaction which type of transaction is going on, and that transaction के बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि वो क्रेडिट डेबिट साइड में जाएगा, और अगर क्रेडिट डेबिट साइड में जा रहा है तो किस कंपोनेंट में जाएगा, बीओपी के क्रेडिट करंट अकाउंट में जाएगा या कैपिटल अकाउंट में जाएगा। यू हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन, which type of transaction. If the transaction is including in the first three item, first three component like visible item, invisible item, unilateral transfer, then it will go to current side, right? और अगर वो एसेट और लायबिलिटी से रिलेटेड है, if the transaction is related to asset and liability, change in asset and liability, then it will go to capital account side of BOP, and after that you have also decide the whether it is going to debit side or credit side। तो ये भी आप लोगों को देखना है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है, तो ये एक बीओपी का कॉन्सेप्ट है जिसको अभी हम समझ रहे थे, ठीक है, उसको कंपोनेंट में, तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिसके बेस पे चलता है बीओपी बैलेंस। तो इस तरीके से बैलेंस ऑफ पेमेंट चलता है। अब अगर कोई भी एक साइड ज्यादा होगा, एक कोई भी साइड अगर क्रेडिट डेबिट साइड में ज्यादा होगा, तो ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा, बैलेंस खराब होगा। बैलेंस का मतलब है कि स्टार्टिंग में बैलेंस क्या था भाई, अगर स्टार्टिंग करोगे तो जीरो से ही स्टार्ट करोगे ना, स्टार्टिंग तो जीरो से ही करोगे, यानी कि डिफरेंस जीरो ही है। अब क्रेडिट डेबिट का डिफरेंस क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, स्टार्टिंग में जीरो था, तो आगे चल के भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए था, पर प्रैक्टिकली जीरो हो नहीं सकता। या तो एक्सपोर्ट ज़्यादा होंगे या तो इम्पोर्ट ज़्यादा होंगे, मनी ज़्यादा आएगा या कम आएगा, ये टाइम टू टाइम डिपेंड करता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट के बीच में क्रेडिट और डेबिट साइड में डिफरेंस बढ़ेगा या घटेगा, तो यही चीज़ यहाँ पे आपको दिखाती हैं। और जो ये गैप बढ़ता है, क्रेडिट डेबिट का जो गैप अगर बढ़ता है घटता है, तो इस गैप को, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट बहुत ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो इस गैप को भरने के लिए जब कोई ट्रांजेक्शन की जाती हैं, तो उन ट्रांजेक्शन को हम अकोमोडेटिंग ट्रांजेक्शन कहते हैं। ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं, कवर द गैप इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट में गैप को कवर करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं जो इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं जरा।
तो आगे क्या है, डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम, जो मैं आपको बता रहा था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस को क्रिएट करके रखने की जरूरत की जाती है। अगर बैलेंस नहीं है तो वो एक डेफिसिट क्रिएट करेगा, मतलब कि वहाँ पे क्या है कि जो डेबिट साइड है वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा हो चुका है, तो वो डेफिसिट कहलाएगा। और अगर बेसिकली आप इसको सिंपली समझोगे, दो अकाउंट है ना बीओपी में, क्रेडिट डेबिट है, तो क्रेडिट को अगर आप देखोगे तो क्रेडिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब होता है बेटा इनफ्लो, क्रेडिट का मतलब होता है इनफ्लो, मनी का इनफ्लो हो रहा है। और डेबिट का अगर देखोगे तो डेबिट का मतलब होता है कि मतलब मनी का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। तो अगर इनफ्लो ज़्यादा है, अगर इनफ्लो आउटफ्लो से ज़्यादा है, उन सिनारियों में क्या केस होगा, उस सिनारियों में सरप्लस कहते हैं हम, क्या हो जाता है, सरप्लस। बट अगर आउटफ्लो ज़्यादा हो गया तो आउटफ्लो के केस में क्या हो जाएगा, इसको डेफिसिट कहते हैं। आउटफ्लो का मतलब डेबिसिट कहते हैं, और आउटफ्लो का कहने का मेरा मतलब है डेबिट ज़्यादा हो गया, यानी पैसा ज़्यादा जा रहा है बाहर की तरफ। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, डेफिसिट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बेसिकली account arises when the total inflows on account of autonomous transaction are less than total outflow on the account of such transactions। ठीक है, तो ऐसी ट्रांजेक्शन में जिसमें आउटफ्लो ज़्यादा हो गया है, तो ऐसे में आउटफ्लो का मतलब है कि हम बेसिकली इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि हम बाहर से चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हैं, ठीक है, बजाय हमारी चीज़ें कोई बाहर से आके खरीदे, हम बाहर की चीज़ें ज़्यादा मंगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या हो रहा है कि हमारा जो मनी है वो बाहर की कंट्रीज़ में जा रहा है, हमारे देश में नहीं रह रहा है। तो ऐसे में क्या होगा कि आउटफ्लो बढ़ेगा और डेबिट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो डेबिट बढ़ने से क्या होगा, पेमेंट बढ़ गई, यानी हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, रिसीट कम आ रही है। ठीक है, तो क्रेडिट इनफ्लो इज ऑल्सो नोन एज रिसीट। ठीक है, तो रिसीट कम है, पेमेंट ज़्यादा है, हम पेमेंट ज़्यादा कर रहे हैं, तो ऐसे में हम डेफिसिट में चले जाएं, और डेफिसिट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर एन इकोनॉमी। ठीक है, हम सरप्लस में रहें वो ज़्यादा अच्छा है, बिकॉज हमारे पास पैसा, हमारा पैसा हमारे पास रहे वो ज़्यादा अच्छा है। इसीलिए कंट्री के लोग ज़्यादातर कहते हैं कि मेड इन इंडिया पे ज़्यादा भरोसा करो, यहाँ की चीज़ों की ज़्यादा खरीदो, बाहर की चीज़ें कम खरीदो। बिकॉज हम बाहर की चीज़ें खरीदेंगे, जैसे क्रूड ऑयल, क्योंकि हमारी कंट्री में क्रूड ऑयल बाहर से आता है, ठीक है, तो उसमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सपोर्ट का जो पोर्शन है वो क्रूड ऑयल का पार्ट होता है। तो क्रूड ऑयल अगर हम व्हीकल ज़्यादा खरीदेंगे तो व्हीकल के लिए फ्यूल चाहिए, फ्यूल ज़्यादा चाहिए, फ्यूल के लिए फिर क्रूड ऑयल खरीदना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस डेफिसिट को बढ़ाती हैं, आउटफ्लो को बढ़ाती हैं, तो वो यहाँ पे डेफिसिट डिसइक्विलिब्रियम को क्रिएट करती हैं। क्लियर है, आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। ओके, सो ये था चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमने बेसिकली बहुत अच्छे से समझा कि किस तरीके से इकोनॉमी के अंदर ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड में रखा जाता है, कि हमारा जो मनी है वो किस तरीके से, कितना इनफ्लो हो रहा है, कितना आउटफ्लो हो रहा है, डेबिट ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है, तो इससे सब चीज़ों पे नज़र रखी जाती है ओवर द टाइम पीरियड। एक फाइनेंशियल ईयर की ही बात कर सकते हैं, फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस सारे पे भी ध्यान रखा जाता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर एक इकोनॉमी के अंदर आता है। यही चीज़ अगर हम छोटे लेवल पे करें तो जो कंपनीज होती हैं वो भी अपनी कंपनी का भी ये अकाउंट स्टेटमेंट रखती हैं, ठीक है, बीओपी। बट हम एक इकोनॉमी लेवल पे समझ रहे हैं, तो इकोनॉमी को एक फैक्ट्री की तरह समझ लो, तो फैक्ट्री के अंदर जो भी पैसा आ रहा है जा रहा है उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है। सो ऑन एंड एट अ लेवल ऑफ इकोनॉमी, ये चीज़ बीओपी के अंदर हम इकोनॉमिक्स के अंदर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मेरा समझाने का तरीका आपको समझ में आया होगा। तो अगर आपको मेरी टॉपिक्स और मेरे पढ़ाने का तरीका समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जिस टॉपिक पे आपको ज़्यादा आपको लगता है कि आपको वीडियो चाहिए, तो वो कमेंट में आप बता सकते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि उन पे आप पे वो आपके लिए ईजी वे में टॉपिक वीडियो बनाई जाए। ठीक है, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।